तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं 18वीं सदी के इंग्लैंड में। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जब लिटरेचर में दो ऐसी क्रांतियां हुईं जिन्होंने थिएटर और राइटिंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है, तो बने रहिए। चलिए शुरुआत एक अजीब से सवाल से करते हैं। आप सोचिए, क्या हो अगर कोई कॉमेडी आपको हंसाने के लिए नहीं बल्कि रुलाने के लिए बनाई जाए। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन बिलीव मी, 18वीं सदी में ऐसी ही एक कॉमेडी ने थिएटर पर राज किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अजीब सा बदलाव आया ही क्यों। देखिए, 18वीं सदी का जो इंग्लैंड था ना, वहाँ एक नया पावर सेंटर बन रहा था, द मिडिल क्लास। ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का वर्ग था, जिनके पास अब पैसा भी था और इन्फ्लुएंस भी। और उनकी एक सिंपल सी डिमांड थी कि आर्ट उनकी वैल्यूज़ को दिखाए, यानी मोरालिटी और वर्च्यू। और जानते हैं, इस नए मिडिल क्लास टेस्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? स्टेज पर, थिएटर में। यहीं से शुरू होती है हमारी पहली लिटरेरी रेवोल्यूशन, जहां स्टेज पर विटी डायलॉग्स की जगह आंसुओं ने ले ली। हंसने का दौर जा रहा था और रोने का दौर आ रहा। तो इस बदलाव को समझने के लिए आइए आमने सामने करते हैं। पहले चलती थी रेस्टोरेशन कॉमेडी। इसमें क्या था? तेज तर्रार डायलॉग्स, अमीर लोगों की लाइफ और एक सिनिकल मतलब हर चीज का मजाक उड़ाने वाला एटीट्यूड। और फिर आई सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये बिल्कुल उल्टी थी। इसका फोकस सद्गुण यानी वर्च्यू पर था, कहानियां मिडिल क्लास की थीं और इसका मकसद मोरालिटी सिखाना था। जमीन आसमान का फर्क था सच में। तो आखिर ये सेंटिमेंटल कॉमेडी थी क्या भला? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा टाइप का प्ले था जिसका पूरा फोकस मिडिल क्लास मोरालिटी पर था। इसका मकसद हंसी मजाक नहीं बल्कि सहानुभूति के आंसू पैदा करना था। और इसीलिए इसका दूसरा नाम ही पड़ गया, वीपिंग कॉमेडी। बिल्कुल सही सुना आपने, रोने वाली कॉमेडी। अजीब है पर यही सच था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले, वर्च्यू इज रिवॉर्डेड, मतलब अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता था। दूसरा, द मैन ऑफ फीलिंग। इन कहानियों के हीरो बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे। फिर, विलन्स आर रिफॉर्म्ड, मतलब विलन को सजा नहीं मिलती थी बल्कि एंड तक उसका दिल बदल जाता था, वो सुधर हो जाता था। ऑफ कोर्स फोकस मिडिल क्लास पर था। और आखिरी, डिडैक्टिसिज्म। इसका मतलब है कि हर प्ले का एक क्लियर कट मॉरल मैसेज होता था, एक सीख। और ये पॉइंट समझना सबसे ज़रूरी है। उस दौर में इन प्लेज में रोना कमज़ोरी की निशानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि जैसा कि आप देख सकते हैं, माना जाता था कि आंसू एक नेक आत्मा की पहचान है। अगर आप रो रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका कैरेक्टर आला है और आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। रोना एक मॉरल क्वालिटी बन गया था। तो इस नए ट्रेंड को शुरू किसने किया? इसके पीछे जो बड़े नाम थे, उनमें से एक थे कॉली सिबर। उनके प्ले लव्स लास्ट शिफ्ट को अक्सर पहला सेंटिमेंटल कॉमेडी माना जाता है। लेकिन इस जॉनरा का जो मास्टरपीस था, जिसने इसे परफेक्ट किया, वो था रिचर्ड स्टील का प्ले द कॉन्शियस लवर्स। ओके, तो स्टेज से अब हम चलते हैं पन्नों की दुनिया में। ये है हमारी दूसरी क्रांति और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से, कॉफ़ी हाउस से। 18वीं सदी में लंदन में कॉफ़ी हाउसेस सोशल लाइफ का सेंटर बन गए थे। लोग वहाँ आते, कॉफ़ी पीते और हर टॉपिक पर बहस करते। इस नए माहौल में एक नए तरह की राइटिंग की ज़रूरत पैदा की। और वो नई राइटिंग थी द पीरियोडिकल एसे। ये क्या था? सोच लीजिए, ये उस जमाने का ब्लॉग पोस्ट था, एक नया प्रोज स्टाइल जो छोटे छोटे पार्ट्स में पब्लिश होता था। इसकी लैंग्वेज आसान, कॉन्वर्सेशनल होती थी, ताकि कोई भी इसे कॉफ़ी हाउस में बैठे बैठे एक कप कॉफ़ी के साथ पढ़ सके। इन एसेज का मकसद क्या था? जोसेफ एडिसन, जो इसके सबसे बड़े मास्टर थे, उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। नैतिकता को हाजिर जवाबी से जिंदा करना और हाजिर जवाबी को नैतिकता के दायरे में रखना। सीधे शब्दों में, मोरालिटी के लेसन्स को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाकर लोगों तक पहुंचाना। तो इन एसेज की खास बात क्या थी? पहली चीज, ब्रेविटी, यानी ये छोटे होते थे। दूसरी, कॉन्वर्सेशनल मिडल स्टाइल, मतलब आम बोलचाल की भाषा। तीसरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यूज ऑफ अ पर्सोना, मतलब राइटर अपने असली नाम से नहीं बल्कि एक कैरेक्टर बनकर लिखते थे, जैसे मिस्टर स्पेक्टेटर। इससे उन्हें समाज को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी मिलती थी और उनका अल्टीमेट एम था सोशल रिफॉर्म, यानी समाज सुधार। तो इस मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के आखिरी आर्किटेक्ट्स कौन थे? 4 बड़े नाम हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं: एडिसन, स्टील, जॉनसन और गोल्डस्मिथ। इन चारों ने मिलकर इंग्लिश प्रोज को एक नई दिशा दी। शुरुआत की रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने।
स्टील ने द टैटलर शुरू किया, लेकिन असली कमाल हुआ जब दोनों ने मिलकर द स्पेक्टेटर लॉन्च किया। ये इस जॉनरा का पीक था। उन्होंने इसमें स्पेक्टेटर क्लब नाम से कई अजीबो-गरीब कैरेक्टर्स बनाए, जैसे सर रॉजर डे कवली, जो उस वक्त के समाज के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते थे। क्या ब्रिलियंट आइडिया था यार। एडिसन का स्टाइल इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल था कि सोचिए उनके बाद के सबसे बड़े लिटरेरी फिगर सैमुअल जॉनसन ने उनके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा, जिसे भी एक अच्छी इंग्लिश स्टाइल हासिल करनी है, उसे अपने दिन और रात एडिसन की किताबों को दे देने चाहिए। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो एक राइटर दूसरे को दे सकता है। एडिसन और स्टील के अलावा 2 और मास्टर्स थे। एक तरफ थे गंभीर फिलोसॉफिकल सैमुअल जॉनसन। उनका पीरियोडिकल द रैम्बलर थोड़ा सीरियस, मॉरल और फिलोसॉफिकल था। और दूसरी तरफ थे मजाकिया सटायरिकल ओलिवर गोल्डस्मिथ। उन्होंने द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में एक चाइनीज ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सोसाइटी पर जबरदस्त व्यंग्य किया। दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग, पर दोनों ही अपने अपने तरीके से ब्रिलियंट। लेकिन जैसा हर ट्रेंड के साथ होता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी का दौर भी हमेशा के लिए नहीं था। लोग आखिर कब तक रोते कॉमेडी के नाम पर? जल्द ही इसके खिलाफ एक काउंटर रेवोल्यूशन, एक प्रतिक्रांति शुरू हो गई। और इस बदलाव की आवाज सबसे बुलंद की ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी को एक नाम दिया, बास्टर्ड ट्रेजेडी। सोच रहे हैं कितना हार्श कमेंट है ये। उनका कहना था कि ये ना तो ठीक से ट्रेजेडी है जो कुछ गहरा सिखाए, और ना ही ऐसी कॉमेडी जो हंसाए। वो स्टेज पर असली हंसी वापस लाना चाहते थे। और एक गोल्डस्मिथ ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। उन्होंने और एक और जबरदस्त प्लेराइट आर.बी. शेरिडन ने स्टेज पर असली हंसी की वापसी कराई। गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर और शेरिडन का द राइवल्स ऐसे प्लेस थे जो विटी डायलॉग्स और कॉमेडी से भरपूर थे। इन्होंने लाफिंग कॉमेडी को फिर से जिंदा कर दिया। तो चलिए इस सब को आसानी से समराइज करते हैं, खास तौर पर आपके एग्जाम्स के लिए। पॉइंट नंबर 1, सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसका कोर आइडिया था विट की जगह आंसुओं को लाना, ताकि मिडिल क्लास को वर्च्यू सिखाई जा सके। इसकी लेगेसी, ये ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इसने आगे चलकर मेलोड्रामा को इन्फ्लुएंस किया। पॉइंट नंबर 2, पीरियोडिकल एसे। इसका कोर आइडिया था नए मिडिल क्लास को मैनर्स और मोरालिटी सिखाना। इसकी लेगेसी, इससे मॉडर्न जर्नलिज्म और हाँ, आज के ब्लॉग्स का जन्म हुआ। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आज के टीवी शोज, सिटकॉम्स या ऑनलाइन ब्लॉग्स में इन 18th सेंचुरी रेवोल्यूशंस का डीएनए मौजूद है? क्या आज भी हमारी कहानियां हमें मोरालिटी सिखाने की कोशिश करती हैं? और क्या आज के ब्लॉग्स उस दौर के पीरियोडिकल एसेज का मॉडर्न रूप नहीं है? इस पर सोचना जरूर। अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।